तो ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो होगा आपका चैप्टर 3 आनुवांशिकी। देखिए आनुवांशिकी में होता क्या है कि जब हम वंशागति का अध्ययन करते हैं तो ये वंशागति का अध्ययन ही क्या कहलाता है? आनुवांशिकी। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति का अध्ययन किया जाता है वही क्या कहलाती है? आनुवांशिकी कहलाती है। अब इसमें स्टार्ट करते हैं आनुवांशिकी। देखिए आनुवांशिक शब्द जो है सबसे पहले दिया था बेटसन ने। आनुवांशिक शब्द सबसे पहले किसने दिया था? बेटसन ने दिया था। और हेरिडिटी या वंशागति शब्द जो है, वंशागति शब्द किसने दिया था? स्पेंसर ने दिया था। अब देखो आनुवांशिकी है क्या या वंशागति क्या चीज है कि सजीवों में जो लैंगिक जनन की क्रिया के दौरान जो युग्मक बनते हैं वो युग्मक क्या करते हैं? विभिन्न लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित करते हैं और यही क्या कहलाती है? वंशागति या हेरिडिटी कहलाती है। और इन्हीं लक्षणों को क्या कहा जाता है? आनुवांशिक लक्षण। तथा जिस शाखा विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम वंशागति या आनुवांशिक लक्षणों की जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण हो रहा है उनका अध्ययन करते हैं उसे शाखा को क्या कहा जाता है? आनुवांशिकी कहा जाता है। अर्थात आपके पिताजी हैं, आपके पिता से जो गुण हुए वो आप में आए, तो ये क्या हुई? ये जो गुणों की जो वंशागति हुई इसका अध्ययन ही क्या कहलाएगा? आनुवांशिकी कहलाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि आपको कहते होंगे कि आपकी नाक किसको गई है, आपकी कान किसको गए हैं, आपकी आंखों का कलर किसको गया है। तो ये सब क्या होते हैं? ये सारे के सारे क्या होते हैं? आनुवांशिक लक्षण होते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि आनुवांशिकी जो है, आनुवांशिका का जनक जो है आनुवांशिकी के जो जनक है वो है मेंडल। इसी तरह से एक आनुवांशिकी और लिखी जाती है आधुनिक आनुवांशिकी। देखिए आधुनिक आनुवांशिकी के जो जनक हैं वो है हमारे बेटसन। एक आनुवांशिकी होती है प्रायोगिक आनुवांशिकी। प्रायोगिक आनुवांशिकी के जो जनक थे वो थे मॉर्गन। इन नामों को आप याद रखिएगा कि आधुनिक आनुवांशिकी के जनक बेटसन, प्रायोगिक आनुवांशिकी के जनक मॉर्गन और आनुवांशिकी के जो जनक है वो कौन है? मेंडल है। और आनुवांशिकी में हम किसका अध्ययन करते हैं? जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं उन लक्षणों का जो अध्ययन किया जाता है वो किसमें किया जाता है? आनुवांशिकी में किया जाता है। अब हम आनुवांशिक जनक मेंडल के बारे में पढ़ते हैं। पूरा नाम क्या था? जॉन ग्रेगर मेंडल। इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी आनुवांशिकी का जनक। इनका जन्म 22 जुलाई 1822 को हुआ। कहाँ हुआ था? सीलियन गांव, डेंजनडोर्फ, ऑस्ट्रिया। ये ऑस्ट्रिया देश का नाम है, ये प्रांत का नाम है और ये उनके गांव का नाम है। इनकी मृत्यु कब हुई? 6 जनवरी 1884 को इनकी मृत्यु हुई। अब मेंडल ने जो अपने प्रयोग किए थे वो सब उद्यान मटर या पाइसम सेटाइवम पर किए और लगभग कितने सालों तक प्रयोग किए थे? 7 सालों तक संकरण प्रयोग किए थे इन्होंने। ध्यान रखिएगा मेंडल ने मटर से पहले भी हेरिशियम नामक पौधे के ऊपर प्रयोग किए थे, लेकिन उस पौधे के ऊपर इनके प्रयोग सफल नहीं हुए। उसके बाद इन्होंने मटर के पौधे के ऊपर प्रयोग किए। अब इन्होंने जो प्रयोग किए थे वो सारे के सारे प्रयोग इन्होंने इस पत्रिका के अंदर प्रस्तुत किए। इस पत्रिका का नाम क्या है? भ्रूण सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री।
इस पत्रिका में इन्होंने अपने सारे प्रयोगों को प्रकाशित किया था और इन्हीं प्रयोगों के आधार पर आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन हुआ और इन आनुवंशिकता के नियमों को क्या कहा गया? मेंडलवाद कहा गया। देखते हैं मेंडल जो सफल हुए थे उन सफलता का मुख्य कारण क्या था? देखो, मेंडल की सफलता का मुख्य कारण क्या था कि मेंडल ने एक समय में सिर्फ एक ही लक्षण के ऊपर अध्ययन किया था। यानी कि अगर मेंडल किसी पौधे के ऊपर प्रयोग कर, मटर के पौधे के ऊपर प्रयोग कर रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि पौधा लंबा है या बोना है। एक समय में एक लक्षण के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था। दूसरी बात, मेंडल ने जो अपने प्रयोग किए थे उन प्रयोगों में इन्होंने जो सांख्यिकीय विश्लेषण किया बहुत ही सावधानी से किया था। देखिए, उस समय इतनी जटिल सांख्यिकीय विश्लेषण करना संभव नहीं था या वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया था। और कुछ वैज्ञानिक जो ये प्रयोग कर रहे थे उनमें भी सांख्यिकीय गड़बड़ियां बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मेंडल ने बहुत ही सावधानी पूर्वक ये कार्य किया। फिर बाद में मेंडल ने जो पादप का चयन किया था वो भी बहुत ही सावधानी पूर्वक, एक बार विफल होने के पश्चात सावधानी पूर्वक मेंडल ने पादप का चयन किया। और कौन से पादप का चयन किया था मेंडल ने? मटर का। उद्यान मटर था जिसका वैज्ञानिक नाम पायसम सेटाइवम है। अब मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया? देखते हैं मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया। अब मटर के पौधे के चयन के निम्न कारण थे। क्या क्या? सबसे पहला तो एक वर्षीय। देखो, एक वर्षीय होने का सबसे बढ़िया फायदा ये था कि एक वर्षीय होने का मतलब ये नहीं कि एक साल में, ये लगभग 5 से 6 महीने में अपनी फसल पूरी कर देता है। तो एक साल में लगभग 2 से 3 फसलों का हम लोग अध्ययन कर सकते थे। तो 7 साल में ये लगभग 18 से 20 पीढ़ियों का अध्ययन आराम से कर सकते थे। तो एक वर्षीय पादप होने का इनको फायदा हुआ। आगे क्या था कि देखो, मटर जो होता है वो द्विलिंगी पुष्प होते हैं मटर के ऊपर। द्विलिंगी यानी कि नर और मादा दोनों के जो युग्मक होते हैं वो एक ही पुष्प के ऊपर बनते हैं। इससे क्या होता है कि इन दोनों में स्वपरागण होगा। अगर स्वपरागण होगा तो शुद्ध समयुग्मजी आराम से मिल सकते थे, यानी शुद्ध वंशक्रम आराम से प्राप्त हो सकता था। साथ ही इसमें विपुंसन विधि भी कर सकते थे। विपुंसन विधि क्या होती है, इस चीज को समझिएगा कि जब पुष्प परिपक्व होता है, यहां पे अंडाशय होता है और ये इसके परागकण होते हैं। तो विपुंसन विधि में क्या किया जाता है कि परिपक्व होने से पहले ही या तो परागकणों को हटा दिया जाता है या फिर अंडाशय या मादा जननांग को हटा दिया जाता है। अधिकतर देखो परागकणों को यहां से हटा दिया जाता है जिससे इसमें स्वयुग्मन नहीं हो और पर परागण की क्रिया हो। पर परागण की क्रिया से क्या होगा कि दूसरे पौधों के लक्षण इसमें आ सकें। फिर अगला जो था कि मटर के पौधे में विभिन्न विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। देखो बेटा, विपर्यासी लक्षण क्या होते हैं? विपर्यासी लक्षण मतलब होता है लक्षण का जोड़ा। जैसे एक लक्षण लिया हमने लंबा, तो इसका विपरीत क्या हो गया? बोना। तो देखो, लंबे और बोना ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? एलील्स हो गए, युग्म विकल्पी हो गए या फिर विपर्यासी लक्षण हो गए। इसी तरह से बीजों का रंग हरा या पीला। तो देखिए, ये दोनों क्या हो गया? या तो बीज का रंग हरा होगा या फिर पीला होगा, एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी। इस तरह से मेंडल ने जो मटर के पौधे का चयन किया था उसमें काफी तरह के विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं और मेंडल ने 7 विपर्यासी लक्षणों के ऊपर कार्य किया था। मेंडल ने 7 विपर्यासी लक्षणों को चुना था। अब 7 विपर्यासी लक्षण कौन कौन से थे? देखिए, सबसे पहला जो लक्षण है फलिका रंग। कैसा? हरा रंग या पीला। देखो, ये सारे जो हैं ये सारे के सारे हैं प्रभावी और ये सारे क्या हैं? अप्रभावी। यानी कि फलिका रंग या तो हरा होगा या फिर पीला होगा। हरा रंग प्रभावी होगा और पीला रंग अप्रभावी होगा। ऐसे ही फली की आकृति, या तो फली
फूली हुई होगी या फिर सिकुड़ी हुई होगी। फिर बीज का रंग या तो पीला होगा या फिर हरा होगा। फिर बीज की आकृति, या तो बीज गोल होंगे या फिर बीज झुर्रीदार होंगे। फिर पुष्प का रंग, देखो पुष्प का रंग या तो धूसर कलर का होगा या बैंगनी कलर का होगा, या फिर पुष्प कैसा होगा, श्वेत कलर का होगा। फिर पुष्प की स्थिति, देखो पुष्प जो होगा या तो अक्षीय होगा या फिर अग्रस्त होगा। इस चीज को देखना, अक्षीय का मतलब क्या होता है, या तो ये अक्ष से निकलेगा या फिर ये कहाँ निकलेगा, अग्रस्त यानी आगे की सिरे से। फिर पादप की लंबाई, या तो पादप लंबा होगा या फिर पादप बोना होगा। तो ये जो सारे लक्षण थे, ये सारे के सारे कौन से लक्षण थे, मेंडल के 7 विपर्यासी लक्षण थे। कौन से लक्षण थे, 7 विपर्यासी लक्षण थे जिन्हें मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चुना। मेंडल, देखो एक चीज समझना कि मेंडल ने जब प्रयोग किए थे, वो मेंडल ने प्रयोग किए थे 1865 में, इन प्रयोगों को बाहर निकाल दिया था। लेकिन उस समय किसी ने भी मेंडल के प्रयोगों को तवज्जो नहीं दी थी। तो ये लगभग 1900 तक, यानी कि लगभग कितने साल, 35 साल तक मेंडल के प्रयोग क्या रहे, अंधेरे में रहे। उसके बाद मेंडल के नियमों की पुनः खोज हुई, और मेंडल के नियमों की पुनः खोज किसने की, हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीज ने, जर्मनी की कार्ल कोरेंस ने, और ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन सेलमेक ने। कब की थी, 1900 में। जब इन्होंने प्रयोग किए तो इनके जो प्रयोगों के जो निष्कर्ष थे, वो निष्कर्ष बिल्कुल मेंडल के जैसे ही प्राप्त हुए। तब इन्होंने कहा कि ये सारी चीजें कौन कह चुका है, मेंडल कह चुका है, और इसे क्या कहा गया, मेंडल के नियमों की पुनः खोज। अब देखते हैं मेंडल के नियम कौन कौन से थे। मेंडल की वंशागति के नियम, देखो मेंडल की वंशागति का सबसे पहला जो नियम है वो क्या है, प्रभाविता का नियम। अब प्रभाविता का नियम क्या है कि एक लक्षण तो प्रभावी होगा और एक अप्रभावी होगा। यह नियम एक संकर परिणामों पर आधारित था, और जिसके अनुसार एक लक्षण के लिए विपर्यासी समयुग्मजी पादपों में संग्रहण कराया जाता है तो वह लक्षण F1PD में अपनी अभिव्यक्ति दर्शाता है, प्रभावी लक्षण कहलाता है, और जो अभिव्यक्ति नहीं दर्शाता वो क्या कहलाता है, अप्रभावी लक्षण कहलाता है। अब इस चीज को यहाँ पे समझना, देखिए मेंडल ने कहा कि अगर हम शुद्ध समयुग्मजी पौधे लें तो ये तो हो गया शुद्ध लंबा, और ये हो गया शुद्ध बोना। इनके जब युग्मक बनेंगे तो देखो दोनों टी कैपिटल टी बनेंगे, यहां से दोनों स्मॉल टी बनेंगे। जब इनके मध्य संकरण करवाया जाता है तो यहां से एक विषम युग्मजी पादप प्राप्त होता है, इसे कहा गया F1PD। अब F1PD में जो विषम युग्मजी पादप प्राप्त हुआ, ये कौन सा पादप प्राप्त हुआ, लंबा पादप प्राप्त हुआ। तो मेंडल ने कहा कि यहां पर जो लंबा वाला जो कैपिटल टी जो है ये कौन सा हो गया, प्रभावी। क्यों, क्योंकि ये F1PD के अंदर अपने आप को प्रदर्शित कर रहा था। साथ ही जो स्मॉल टी था ये अपने आप को F1PD में प्रदर्शित नहीं कर पाया, इसलिए मेंडल ने इसको क्या बताया, अप्रभावी। यानी विपर्यासी लक्षणों में एक लक्षण प्रभावी होता है और एक अप्रभावी होता है। जो F1PD के अंदर अपने आप को प्रदर्शित करता है वो क्या होता है, प्रभावी, और जो F1PD के अंदर अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाता वो क्या होता है, अप्रभावी होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।